Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE Prelims 2023. And in this particular lecture, we will be covering the major empires in 6th century AD. So basically जो टाइम पीरियड हम डील कर रहे हैं उसको हम पोस्ट गुप्ता पीरियड भी बोलते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने गुप्ता पीरियड पढ़ा है और गुप्ता पीरियड में हमने देखा था कि उसका डिक्लाइन जो है वो 5th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी एडी से ही शुरू हो जाता है ड्यू टू दी हुण इन्वेजन which is caused by Tomarna and his son Mihirakull. However, students, despite that decline, the Gupta Empire lingers on till the middle of 6th century AD और उसके बाद हम देखते हैं कि 7th सेंचुरी एडी आते आते यानी 600 वाली ईयर आते आते पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर 3 मेजर एम्पायर्स का उदय होता है, जिसमें साउथ इंडिया में 2 डायनेस्टीज हैं, पल्लव्स और चालुक्य, और नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे पास पुष्यभूति डायनेस्टी है जिनके सबसे बड़े रूलर थे हर्षवर्धन या फिर हर्षा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग नॉर्थ इंडिया के तहत पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और साउथ इंडिया में हम देखेंगे कि कैसे पल्लव्स और चालुक्य पावर में आ रहे थे। So let's begin. First of all, students, we are going to focus on North India. In North India, students, in the post-Gupta period, when we talk about the century between 600 to 700 AD, at this point of time, we will see that there will be one ruler who will unite North India for a while, and he is going to be Harshvardhan. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का राइज 600 में हो रहा है और गुप्तास जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 550 एडी में आके कंप्लीटली खत्म हो रहे हैं। तो इस बीच में हम देखते हैं कि छोटे छोटे रीजनल एम्पायर्स हैं जो कि नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो डोमिनेट कर रहे हैं। ये जो रीजनल एम्पायर्स हैं इनके नाम भी देख लेते हैं। इसमें से कन्नौज का एरिया जिसको कन्याकुब्ज भी कहा जाता है, तो कन्याकुब्ज दूसरा नाम किसका है? कन्नौज का है। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी बैठी है? यहाँ पर बैठे हैं मौखारीज। इसके अलावा मगध के एरिया में सिमट के रह गए हैं गुप्तास के सक्सेसर्स जिन्हें हम कह रहे हैं लेटर गुप्तास। बहुत ही छोटी सी डायनेस्टी है ये। उसके अलावा स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल की तरफ हम देखते हैं, हमारे पास एक डायनेस्टी है जिन्हें बोलते हैं गौड़। उसके अलावा गुजरात की तरफ, वालाभी की तरफ हमारे पास में है मैत्रिकास। और थानेश्वर का जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली प्रेजेंट डे हरियाणा में पड़ता है। इस एरिया के अंदर हमारे पास जो डायनेस्टी बैठी है वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। तो ये हमारे पास मेजर एम्पायर्स हैं जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को डोमिनेट कर रहे हैं। और इसमें से पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर हर्षवर्धन जो हैं वो 600 एडी आते आते ज्यादा पावर में आ जाएंगे और एक बार के लिए नॉर्थ इंडिया को यूनाइट करेंगे, एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारे पास रीजनल पावर्स हैं इनके कौन से रूलर्स हैं, कौन से एरियाज में ये बैठी हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम कन्याकुब्ज की बात करें तो कन्याकुब्ज क्या है? कन्नौज है। और यहाँ पर पहले बैठे थे मौखारीज, किस रूलर के अंडर? ग्रहवर्मन के अंडर। अभी जो ग्रहवर्मन है इनकी हर्षवर्धन की बहन, हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, इनकी बहन राज्यश्री से शादी होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुष्यभूति डायनेस्टी और मौखारी डायनेस्टी एक दूसरे से रिलेटेड हैं ड्यू टू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सौराष्ट्र, गुजरात के रीजन में हमारे पास वालाभीज बैठे हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये वालाभीज ऑफ मैत्रिकाज ऑफ वालाभी बैठे हैं स्टूडेंट्स, जिनके लिए कहा जाता है कि ये गुप्तास के वैसल्स थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास हर्षवर्धन है और हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति डायनेस्टी के हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी कहाँ थी? थानेश्वर, हरियाणा में बैठी थी। अब स्टूडेंट्स पॉपुलर कल्चर में आपने भी सुना होगा कि इनको बोला जाता है हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज बोला जाता है, लेकिन कन्नौज तो मौखारीज के पास थी। तो इनके पास कन्नौज कैसे आता है इसका डिस्कशन हमें करना है। इस डिस्कशन को करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक टिल द गुप्ता पीरियड हमारे देश का जो प्राइम सेंटर था, जो सबसे बड़ी सिटी थी, जो सबसे पॉपुलर थी, जिसको सब अपनी सीट ऑफ पावर बनाना चाहते थे, वो थी पाटलिपुत्र। दैट इज बिहार।
ठीक है, मगध एम्पायर की कैपिटल, जो आगे जाके मौर्यस की कैपिटल बनती है और फिर गुप्तास की कैपिटल बनती है। लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो एज अ सिटी डिक्लाइन करने लगती है, और इसकी जगह अब पोस्ट गुप्ता पीरियड में पावर में एक नई सिटी आएगी जो होगी कन्नौज, क्योंकि कन्नौज को अपनी सीट ऑफ पावर बनाएंगे हर्षवर्धन। और आगे जाके हम देखेंगे स्टूडेंट्स, अब जो भी फर्दर डायनेस्टीज आएंगी वो अगर नॉर्थ इंडिया में सुप्रीम पावर बनना चाहते हैं तो वो कन्नौज को ही कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जबकि इससे पहले हमारे पास जो प्राइम सिटी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो एक मेजर चेंज पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या आ रहा है, पाटलिपुत्र डिक्लाइन कर रही है और उसकी जगह कन्नौज पावर में आ रही है। कन्नौज यानी कि कन्याकुब्ज में बैठे हैं कौन, मौखारीज। लेकिन हम देखते हैं कि जब हर्षवर्धन पावर में आएंगे तो ये कन्नौज को अपनी सीट ऑफ पावर बनाएंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे हर्षवर्धन के पास कन्नौज कैसे आता है। हर्षवर्धन के पास कन्नौज ऐसे आता है कि ग्रहवर्मन जो है इनकी डेथ हो जाती है, और ग्रहवर्मन की किससे शादी हुई हुई है, हर्षवर्धन की सिस्टर से। और इस टाइम पे हम देखते हैं इनका कोई सक्सेसर नहीं है, और मखारीज की जो सीट है, कन्नौज की जो सीट है वो खाली रह जाती है। इस वजह से मौखारी रूलर्स खुद अपने आप आगे से हर्षवर्धन को ऑफर करते हैं कि आप जो है हमारी डायनेस्टी को भी संभाल लीजिए, कन्नौज को एज अ सीट ऑफ पावर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के पास इनहेरिटेंस में अपने फादर से थानेश्वर तो आ ही गया, क्योंकि ये लोग पुष्यभूति थे, थानेश्वर इनका ओरिजिनल किंगडम था। और कन्नौज इनके पास कैसे आ गया, जब ग्रहवर्मन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में कन्नौज भी आ जाता है। स्टूडेंट्स, थानेश्वर की जगह ये कन्नौज को अपनी सीट ऑफ पावर चूज करते हैं, क्योंकि यहां से खुद के एम्पायर को हुण इन्वेजन से प्रोटेक्ट करना इनके लिए आसान था। हुण की बात हम कर चुके हैं। हुण कौन थे स्टूडेंट्स, हुण वो थे एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थे जो गुप्ता पीरियड से हमारे देश के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से अटैक करना शुरू करते हैं और नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर अपनी पावर बढ़ाते हैं। एक बार के लिए इनकी पावर को कंसिडरेबली कौन कम कर देता है, यशोधर्मन कम कर देता है, जो कि औलिकार डायनेस्टी से थे। औलिकार कौन थे स्टूडेंट्स, ये गुप्तास के फ्यूडेटरीज थे। तो इनकी पावर को कंसिडरेबली कम कर देता है, लेकिन अभी भी पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी हुण का थ्रेट है। हुण अभी भी आप देखेंगे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर बैठे हैं, और इस वजह से इनसे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर्षवर्धन थोड़ी दूर जाके अपनी कैपिटल बनाते हैं, जो कि कन्नौज है। कन्नौज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कन्नौज इस टाइम पावर में क्यों आ रही है, कन्नौज इस टाइम पावर में इसलिए आ रही है क्योंकि पाटलिपुत्र की तरह ही कन्नौज भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। कन्नौज का एक नाम मैंने आपको बताया, यह है कन्याकुब्ज, और इसके अलावा इसको महोदया भी कहा जाता था, और प्रेजेंट टाइम्स में स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के अंदर है कन्नौज। तो जैसे हमने महाजनपद पीरियड में पढ़ा था कि भाई पाटलिपुत्र क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पाटलिपुत्र हर तरफ से नदियों से सराउंडेड थी, उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि कन्नौज की लोकेशन वाइज ज्योग्राफिकली क्या इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हर्षवर्धन इसको अपनी कैपिटल बनाते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, जो कि गंगा यमुना के फर्टाइल प्लेन्स के अंदर पड़ता है। गंगा यमुना दोआब के फर्टाइल प्लेन्स के अंदर पड़ता है। फर्टिलिटी है सॉइल के अंदर, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो अच्छा होगा, और इस वजह से हम देखते हैं कि एक मेजर रीजन कन्नौज को चूज करने का ये है। इसी के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कन्नौज जो है वो ज्योग्राफिकली एक एलिवेटेड एरिया के ऊपर है, यानी कि ऊंचे एरिया के ऊपर है, और इसको इजीली फोर्टिफाई किया जा सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी एम्पायर को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना होता है किस चीज को, अपनी कैपिटल को। तो यहाँ पे इसको एक ज्योग्राफिकल जो है एडवांटेज मिल रहा है, ऊंचे एरिया पे है, आसानी से फोर्टिफाई हो सकती है, और जो दुश्मन है वो इसको इजीली ब्रीच नहीं कर सकते, इसलिए कन्नौज हमारे लिए एक ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक जगह हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी कि क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत प्लेन एरिया है और एग्रीकल्चरली फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लैंड ग्रांट्स दिए जा सकते हैं, और ये लैंड ग्रांट्स जो दिए जा सकते हैं इसकी वजह से ब्राह्मण इस एरिया में अट्रैक्ट होते हैं, जिनको यहाँ सेटल किया जा सकता है।
ब्राह्मण्स की सेटलमेंट स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि वो आगे एग्रीकल्चर बढ़वाने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये जो ब्राह्मण हैं ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प कराते हैं। तो ब्राह्मण्स को इस एरिया में अट्रैक्ट किया जा सकता था और कन्नौज को एक फ्लरिशिंग एरिया बनाया जा सकता था। दैट इज वाई दिस बिकेम द नेक्स्ट सीट ऑफ पावर इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, कन्नौज जो है वो एक सेंट्रल एरिया है, बहुत ही वेल कनेक्टिंग रूट्स है इसकी ईस्ट इंडिया की तरफ जाने के लिए और साउथ इंडिया की तरफ जाने के लिए। तो काफी मिड में पड़ता है ये ईस्ट और साउथ के, और इस वजह से हम देखते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी फर्टिलिटी और इसकी नेचुरल फोर्टिफिकेशन करने का जो कारण है, उस वजह से हम देखते हैं कि कन्नौज को हर्षवर्धन अपनी सीट ऑफ पावर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइम पर हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है स्कंधर्व या फिर जय स्कंधर्व का, जो काफी पॉपुलर हो जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन, पल्लव, चालुक्य, इन टाइम पर हम देखते हैं छोटे छोटे एम्पायर हैं और कंसिस्टेंटली बैटल्स चलते रहते हैं एक दूसरे से लैंड कैप्चर करने के लिए। इस वजह से हम देखते हैं एक नए टाइप का पॉलिटिकल सेंटर यानी कि जय स्कंधर्व या फिर कैंप ऑफ विक्ट्री इमर्ज होता है। बेसिकली जय स्कंधर्व क्या होता है, क्योंकि कंसिस्टेंट बैटल्स चल रहे हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए, इसलिए जो राजा होते हैं स्टूडेंट्स वो अपनी ओरिजिनल अपनी कैपिटल में कम होते हैं, बल्कि बैटल और कैंपेन्स की वजह से दूसरी जगहों पर बैठे होते हैं। जब भी ये बैटल और कैंपेन के तहत कोई दूसरी जगह जाकर बैठते हैं तो जहां पे राजा बैठता है, जहां पे वो कैंप लगाता है, उस कैंप को हम कहते हैं जय स्कंधर्व। इस जय स्कंधर्व के थ्रू जो भी नए एरियाज हम कैप्चर कर रहे हैं, वहां पे राजा जो बैठा है वो लैंड ग्रांट्स इशू करता है ब्राह्मण्स को, मोनेस्ट्रीज को और टेम्पल्स को। तो बेसिकली टेक्निकली सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन चल रही होती है जय स्कंधर्व से, क्योंकि राजा कैपिटल में मौजूद नहीं है। वो कहाँ पे है, वो बैटल्स के तहत कैंपेन्स कर रहे हैं दूसरे एरियाज में, तो जहां वो कैंप लगाते हैं उसको हम जय स्कंधर्व बोलते हैं, जहां से एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है ऑल टुगेदर। तो ये टर्म क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पुष्यभूति इसके बारे में, स्पेसिफिकली हर्षवर्धन की रेन के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन की रेन को समझने के लिए उनके सोर्सेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें हर्षवर्धन की रेन के बारे में कौन सी किताबों से या कौन सी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन की रेन में जो उनके कोर्ट पोएट थे उनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का बायोग्राफिकल अकाउंट लिखा है, उनकी बायोग्राफी लिखी है, जिसके अंदर हमारे को डेटेबल इवेंट्स मिलते हैं कि भाई उन्होंने इस तारीख को क्या किया, इस तारीख को क्या किया, इस साल में क्या हुआ, एक्सेट्रा। इसीलिए स्टूडेंट्स इसको वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज माना जाता है। इसका नाम है हर्षचरित, और हर्षचरित इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि हम देखते हैं कि आगे जाके जो रूलर्स हैं वो अपने कोर्ट पोएट्स को बोलेंगे कि जैसे हर्षचरित लिखिए उसी तरह से हमारी बायोग्राफी भी लिखिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बाणभट्ट जो हैं वो हमारे को थानेश्वर की पुष्यभूति जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर, और उसके अलावा हर्षवर्धन जो है उनके बारे में बताते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं दूसरा जो मेजर सोर्स है हमारे पास में हर्षवर्धन की रेन का, वो जुआनजांग का है। जुआनजांग कौन है? बेसिकली स्टूडेंट्स ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ये एक चाइनीज ट्रैवलर हैं जो कि नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे। ये नालंदा में पढ़ने के लिए आए थे और उसके अलावा हर्षवर्धन के कोर्ट में भी ये बैठते थे। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो अकाउंट लिखे हैं उसको हम कहते हैं कि भाई वो हर्षवर्धन की रेन को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। ये जो किताब है स्टूडेंट्स जो जुआनजांग ने लिखी थी, ये वापस चाइना जाके लिखी है, और इस किताब का नाम है सी यू की। इसका नाम है सी यू की, और इससे हमें क्या पता चल रहा है, हर्षवर्धन की रेन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हमारे पास में हर्षवर्धन की दो इंस्क्रिप्शंस हैं, बासखेड़ा एंड मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, और इसके अलावा उनकी रॉयल सील्स हैं, और ये सब मिलके हमें हर्षवर्धन की रेन की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई हर्षवर्धन ने अपने रूलरशिप के अंदर क्या मेजरली किया। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो है उनके इनके दो मेजर एनिमीज थे अपने टाइम पे। हर्षवर्धन कहाँ पर बैठे हैं? हर्षवर्धन यूपी कन्नौज के एरिया में बैठे हैं। उसके अलावा इनके पास में हरियाणा है, और धीरे धीरे ये एक्सपेंशन करने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये कहाँ बैठे हैं? सेंट्रल इंडिया के अंदर बैठे हैं।
सेंट्रल इंडिया के अंदर बैठे हैं। सेंट्रल इंडिया में अगर हम लेट्स से ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इधर की तरफ हम जाएं तो ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो सेंट्रल के अंदर बैठे हैं हर्षवर्धन। अब ईस्ट की तरफ अब हम अगर हम जाएं तो इनके जो सबसे बड़े एनिमी हैं उनका नाम है शशांक। शशांक स्टूडेंट्स गौड़ डायनेस्टी के रूलर हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था गौड़ डायनेस्टी कहाँ बैठी है, वेस्ट बंगाल की तरफ बैठी है। वेस्ट बंगाल के अलावा स्टूडेंट्स इनका बिहार पे भी कंट्रोल था। तो बिहार और बंगाल का कंट्रोल है गौड़ डायनेस्टी के हाथ में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेजर जो एनिमी हर्षवर्धन का होगा वो होगा शशांक ऑफ गौड़। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेंट्रल इंडिया से अगर साउथ की तरफ जाएं तो डेक्कन के रीजन में बैठे हैं चालुक्याज। डेक्कन के रीजन में बैठे हैं चालुक्याज, जिनकी बात हमने ऑलरेडी करी थी डीप साउथ में भी। कर्नाटका के रीजन में स्टूडेंट्स ये बैठे हैं, कर्नाटका के रीजन में ये बैठेंगे। उसके अलावा ये फर्दर अपनी जो पावर है महाराष्ट्र के अंदर भी एक्सटेंड कर लेंगे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन सब के अंदर कौन बैठे हैं, चालुक्यास बैठे हैं। तो ईस्ट की तरफ जो है हमारे दुश्मन कौन है, गौड़ डायनेस्टी, और साउथ की तरफ हमारे दुश्मन कौन है, चालुक्यास। तो इन दोनों से जो इनकी लड़ाई होती है वो ही मेजर इवेंट्स हैं हर्षवर्धन की रेन के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं हर्षवर्धन जो है वो सबसे पहले शशांक के ऊपर अटैक करने का प्लान करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके जो जीजा जी थे, यानी कि इनके जो सिस्टर के हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, उनकी डेथ में शशांक का हाथ था। इसीलिए जब ये गद्दी पर आते हैं तो ये प्लान करते हैं कि मैं शशांक को मार दूंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जुआनजैंग हमें बताते हैं कि शशांक जो हैं उन्होंने बोधि ट्री को काट दिया था, यानी कि शशांक परसिक्यूटर थे बुद्धिज्म के, जबकि हर्षवर्धन जो हैं वो बुद्धिज्म के बहुत बड़े पेट्रन हैं। तो यहाँ पे इनके रिलीजियस डिफरेंसेस भी हैं। बोधि ट्री के स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें, इट इज द मोस्ट सीक्रेट सिंबल ऑफ द बुद्धिस्ट। और यहाँ पर जुआनजैंग ये कहते हैं कि अगर इन्होंने बोधि ट्री काटा था इसका मतलब पक्का ये जो है बिहार में यानी कि गया रीजन में बैठे थे। तो इसको मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट में बता दिया था कि ईस्ट इंडिया की तरफ हमारे पास वेस्ट बंगाल और बिहार के रीजन में गौड़ बैठे हैं। गौड़ बिहार में बैठे हैं, इसका अंदाज हमें कैसे लगता है, जुआनजैंग के अकाउंट से लगता है, जो हमें बताता है कि इन्होंने बोधि ट्री को काट दिया था। और इसको इन्होंने इसी वजह से काटा होगा क्योंकि वो जो एरिया है हमारे पास में वो इनकी पावर के अंडर था, हर्षवर्धन के पास नहीं था। वरना किसी और की टेरिटरी में घुस के इस तरह की चीज करना नामुमकिन है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट जुआनजैंग हमें बताते हैं कि हर्षवर्धन जो है उन्होंने ओदरा और कोंगाडा, ये वाले जो एरियाज हैं, दैट इज उड़ीसा वाला जो एरिया है, उसको 643 सीई के बाद में कैप्चर किया है। 643 एडी के बाद में इन्होंने कैप्चर किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं शशांक जो हैं उनकी जो डेथ है वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 637 सीई में, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन हमें दिख रहा है उड़ीसा की तरफ, ये कब होने वाला है, 643 सीई में। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर्षवर्धन जो है वो शशांक जब तक जीवित थे तब तक ना तो बिहार में, ना बंगाल में, और ना उड़ीसा वाला जो एरिया हो गया ईस्ट इंडिया के अंदर, वहां पे कोई भी फैलाव कर पाए थे। यानी कि जो इनका रिवेंज था वो अनसक्सेसफुल रहा। शशांक का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और इनकी टेरिटरी में, गौड़ की टेरिटरी में एक्सपेंशन ये तब कर पाए हैं जब शशांक की डेथ हो गई। एक एनिमी का डिस्कशन हो गया स्टूडेंट्स, दूसरे एनिमी की बात करते हैं। दूसरा एनिमी कौन है इनका, चालुक्यन रूलर्स हैं। चालुक्यन रूलर्स कहाँ पे पावर में है, कर्नाटका और महाराष्ट्र के रीजन में, डेक्कन में पावर में है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो चालुक्यन रूलर हर्षवर्धन के कंटेम्पररी हैं उनका नाम है पुलकेशन टू। इन दोनों के एम्पायर को डिवाइड करती थी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की नॉर्थ की तरफ अगर हम जाने लगे तो हर्षवर्धन का एम्पायर है, और साउथ की तरफ आने लगे तो पुलकेशन टू जो कि चालुक्यन रूलर हैं इनका एम्पायर है। स्टूडेंट्स पुलकेशन टू की रेन में इनके जो कोर्ट पोएट थे उनका नाम था रविकृति। उनका नाम था रविकृति, और रविकृति ने एक बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन लिखी है पुलकेशन टू के तहत, जिसका नाम है आईहोल इंस्क्रिप्शन। आईहोल इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही फनी बात हमें बताती है। वो ये कहती है कि हर्षवर्धन के चेहरे का हर्ष उतर गया जब पुलकेशन टू अपनी आर्मीज लेके इनसे बैटल करने पहुंचे और एक के बाद एक हर्षवर्धन के एलिफेंट्स बैटल ग्राउंड में गिर गए।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे को फैक्चुअली याद रखने की क्या बात है, पुलकेशन टू की इंस्क्रिप्शन का नाम विच इज आईहोल इंस्क्रिप्शन किसने बनाई है, रवि कृति ने बनाई है ये इंस्क्रिप्शन। और ये हमें हर्षवर्धन और चालुक्यन एम्पायर जो है इनकी लड़ाइयों के बारे में बताती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जुआन जैंग भी अपने अकाउंट में बताते हैं कि हर्षवर्धन ने काफी बार कोशिश करी कि वो पुलकेशन टू के अगेंस्ट बैटल कर सके या पुलकेशन टू की टेरिटरी कैप्चर कर सके, लेकिन ये कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। Apart from that, students, you will see that the successors of Pulakeshin say that he acquired the title of Parameshwar after defeating Harshvardhan. तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 618 AD के अंदर हर्षवर्धन जो है उनको पुलकेशिन टू एक बैटल में हरा देते हैं और इसके बाद में इनके सक्सेसर्स क्लेम करते हैं कि इन्होंने परमेश्वर का टाइटल लिया था। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर्षवर्धन के दो मेजर एनिमीज के अलावा हर्षवर्धन कितना एक्सपेंशन कर पाए। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हर्षवर्धन के एम्पायर की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट डे यूपी, बिहार और उड़ीसा ये एरिया इन्होंने कब कैप्चर किया है, शशांक की डेथ होने के बाद। गौड़ डायनेस्टी से इन्होंने ये एरिया शशांक की डेथ होने के बाद ही कैप्चर किया है। यूपी में कन्नौज में तो ये बैठे ही है। उसके अलावा थानेश्वर, ईस्टर्न पंजाब और राजस्थान का जो पार्ट है वो इनको इनके फादर से इनहेरिट हुआ था, जहां पे ऑलरेडी पुष्यभूति डायनेस्टी बैठी थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो कामरूप के रूलर्स हैं वो भी इनके एक तरह से फ्यूडेटरीज थे, इनके दोस्त थे, इनके अलाय थे। कामरूप स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ असम और कामरूप के जो रूलर थे उनका नाम था भास्कर वर्मन। उनका नाम था भास्कर वर्मन और ये हर्षवर्धन के बहुत अच्छे दोस्त थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जलंधर, पंजाब और कश्मीर के जो राजा हैं उनके ऊपर भी हर्षवर्धन अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते थे। तो अगर अपन की पॉइंट्स में देखें तो हमारे पास में कुछ पार्ट राजस्थान का है, हरियाणा हमारे पास ऑलरेडी है, इनहेरिट किया था हमने। उसके अलावा हमारे पास पंजाब का कुछ पार्ट है अलोंग विद जलंधर। उसके अलावा हमारे पास में क्या है, यूपी एंड पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा जो हमने शशांक की डेथ के बाद कैप्चर किए हैं। और उसके अलावा कश्मीर के किंग्स के ऊपर भी हर्षवर्धन अपनी पावर एक्सरसाइज करते थे। और इसके अलावा असम यानी कि कामरूप के जो रूलर हैं इनसे इनकी अच्छी दोस्ती है और वो हर्षवर्धन की सोवरेनिटी को मानते थे। तो इतना बड़ा एक्सटेंट था स्टूडेंट्स हर्षवर्धन के एम्पायर का। इसके बावजूद हम देखते हैं कि इनके जो दो मेजर एनिमीज थे उनके अगेंस्ट ये कुछ भी नहीं कर पाए। With this students let's proceed further. Here I have put in a map for you guys. इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं कि भाई हर्षवर्धन का एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, कौन से पार्ट्स इन्होंने कैप्चर कर रखे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम नई पावर्स, दूसरी जो पावर्स है साउथ इंडिया के अंदर, पल्लव्स और चालुक्यास, इनका डिस्कशन करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट साउथ इंडिया में हमने अभी तक हिस्ट्री में क्या देखा है, एक तो हमारे पास में क्या था, मेगालिथिक पीरियड था। मेगालिथिक पीरियड के बाद में हमने देखा कि हमारे पास में 200 बीसी से 300 एडी के अंदर क्या आया, संगम पीरियड आ गया। संगम पीरियड में कौन थे, चोलास थे, चेरास थे और पांड्यास थे। संगम पीरियड के बाद हमने देखा कि इन तीनों पावर्स को एक बार के लिए कौन खत्म करता है, कालाभ्रास खत्म करते हैं। और कालाभ्रास के टाइम में हमने देखा था कि एक छोटी सी पावर हमारे पास बैठी थी, पल्लव्स ऑफ कांची, जिनके एरिया को भी एक बार के लिए कालाभ्रास कैप्चर कर लेते हैं। उसी के साथ साथ कर्नाटका में हमने देखा था कि हमारे पास में चालुक्यास बैठे थे, जिनके एरिया को भी एक बार के लिए कालाभ्रास कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब कालाभ्रास का फेज हो जाएगा ओवर और डेक्कन और डीप साउथ के अंदर दो मेजर पावर्स आएंगी, पल्लव्स और चालुक्यास। और संगम पीरियड में से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास एक पांड्यास हैं जिनका दोबारा से रिवाइवल होगा। तो इस टाइम पे हमारे पास कौन सी तीन पावर आने वाली हैं डेक्कन और डीप साउथ में, पल्लव्स, चालुक्यास और पांड्यास। इसको स्टूडेंट्स और डेप्थ में अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले 200 बीसी से 300 एडी जो है, जिसको हम संगम पीरियड कह रहे हैं, उसको डीप साउथ में फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज माना जाता है, जिसके अंदर राइटिंग्स थी, ट्रेडिंग थी, एटसेट्रा।
उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई 300 से 750 का जो टाइम पीरियड है उसको सेकंड हिस्टोरिकल फेज माना जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 300 से लेके लगभग 550 तक तो कालाब्रास डोमिनेट कर रहे हैं, और 550 के बाद से तीन पावर्स का उदय होगा, विच इज पल्लव्स, चालुक्यास एंड पांड्यास। पहले फेज की अगर हम बात करें तो डेक्कन में हमारे पास में सातवाहनास थे, और डीप साउथ के अंदर हमारे पास तीन तमिल किंगडम्स हैं, दैट इज चोलास, चेरास एंड पांड्यास। हमने फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज में स्टूडेंट्स देखा था, फर्स्ट हिस्टोरिकल फेज में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है इंटरनल दक्षिण पथ के थ्रू, और एक्सटर्नल ट्रेड किन से चल रही थी, रोमन से चल रही थी, जिसकी वजह से हमें रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं और एरेटाइन वेयर पॉटरी मिलती है सातवाहनास और चोलास, चेरास, पांड्यास के किंगडम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मार्केट है उसमें बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड चल रही है, बहुत सारे कॉइन्स हमें मिलते हैं, कॉइन्स की बात हम कर चुके हैं। और उसके अलावा हमारे पास टाउन्स हैं, टाउन्स की हमने बात करी थी स्टूडेंट्स। अगर हम सातवाहनास की बात करें तो पठान मेन रीजन था। उसके अलावा अगर हम चोलास की बात करें तो उनके पास में क्या क्या है, उनके पास में उरेयूर है और कावेरीपट्टनम है। पांड्यास के पास क्या है, मदुरई है और उनका पोर्ट है कोरकई। और अगर हम चेरास की बात करें तो उनकी कैपिटल थी वंजी, और उसके अलावा उनके पास पोर्ट्स हैं जैसे कि मुजीरीज और तोंदीस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई बहुत क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन चल रही है, उसके अलावा ट्रेड बहुत स्ट्रांग है, और उसके अलावा सिटीज की इमरजेंस हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो ट्रेडिंग है और ये जो टाउन्स है, इनके अंदर हमें डिक्लाइन दिखने को मिलता है सेकंड फेज के अंदर। सेकंड फेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ट्रेडिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं है। इंस्टेड सेकंड फेज विच इज आइडेंटिफाइड विद द राइज ऑफ चालुक्यास, पल्लव्स एंड री-इमर्जेंस ऑफ पांड्यास। At this point of time, students, we will see that agriculture will be the mainstay of subsistence, and apart from that, we will see that these three kingdoms will adopt Brahmanical culture and grant a lot of फ्री लैंड ग्रांट्स टू द टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स। तो अब क्या होने लगा भाई, पहले तो ट्रेडर्स की चलती थी। फर्स्ट फेज के अंदर हम क्या देख रहे हैं, रोमन्स के साथ और दक्षिण पथ के थ्रू नदर्नर्स के साथ में खूब ट्रेड हो रही है, तो ट्रेडिंग कम्युनिटीज, गिल्ड्स वगैरह हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम सेकंड फेज तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, जहां पे पल्लव, चालुक्यास और पांड्यास पावर में आ रहे हैं, यहां पर आते टाइम हम लोग देख रहे हैं कि अब हमने ब्राह्मणिकल कल्चर अडॉप्ट कर लिया है। हम लोग एक सेडेंट्री एग्रीकल्चरल लाइफ जी रहे हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर को और प्रमोट करने के लिए और ब्राह्मण्स को इस एरिया में ट्रैक करने के लिए ये जो तीन बड़े किंगडम्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर फ्री में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं टेम्पल्स को और ब्राह्मण्स को। तो फर्स्ट फेज के अंदर हमारे पास क्या है, जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन फ्लरिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा था लोकल गॉड्स और डेटीज थे जैसे कि मुरुगन। लेकिन सेकेंड फेज आते आते हम देखेंगे ब्राह्मणिकल कल्चर ज्यादा पॉपुलर हो गया है। संगम पीरियड के अंदर भी ब्राह्मणिकल कल्चर था लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन सेकेंड फेज आते आते, पल्लव, चालुक्य और पांड्या के आते आते हम देखते हैं कि हमारे पास में ब्राह्मणिकल कल्चर जो है वो ज्यादा पावर में आ गया है, और इसके तहत बहुत सारे टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स जो हैं वो ब्राह्मणों को और टेम्पल्स को दिए जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे पल्लव्स ऑफ कांची हैं, चालुक्यास ऑफ बादामी हैं और पांड्यास ऑफ मदुरई हैं, ये तीन मेजर स्टेट्स बन के आ रहे हैं। ये डिस्कशन तो अपन काफी बार कर चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप स्पेसिफिकली देखेंगे पल्लव्स ऑफ कांची, कांची का है तमिलनाडु में, तो इनका मेन एरिया कौन सा है, तमिलनाडु है। चालुक्यास ऑफ बादामी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं कर्नाटका में, उसके अलावा ये महाराष्ट्र के अंदर भी फैल जाएंगे। चालुक्यास की अपन ऑलरेडी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। चालुक्यास जो हैं वो नर्मदा नदी इनकी बाउंड्री थी, नर्मदा नदी से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हर्षवर्धन की टेरिटरी है, साउथ की तरफ आएंगे तो चालुक्यास की टेरिटरी है। उसके अलावा अपने पास पांड्यास ऑफ मदुरई है, मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में दो मेजर पावर है, पल्लव और पांड्या। और उसके अलावा हमारे पास कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर बैठे हैं चालुक्यास। ये आगे और फैलेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आंध्र प्रदेश को भी कैप्चर करेंगे ये।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं सेकेंड फेज में इन तीनों पावर्स का उदय हुआ और इसके बाद में अब हम लैंड ऑफ मेगालिथ की जगह बन गए हैं लैंड ऑफ टेम्पल्स। पहले हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर कौन सा पॉपुलर कल्चर था भाई, मेगालिथिक कल्चर चल रहा था। उसके तहत हम देखते हैं बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स बनते थे और ये जो स्टोन बोल्डर्स थे इनके साथ में हमारे को ग्रेव्स मिलती थी और ग्रेव्स के अंदर आयरन टूल्स भी मिले हैं। लेकिन अब ये वाला फेथ तो हो चुका है रिप्लेस और अब इसकी जगह क्या आ गया है, ट्रायम्फेंट ब्राह्मणिकल कल्चर आ गया है। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास भारी मात्रा में टेम्पल बनने शुरू होंगे चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास के अंडर। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अभी तक हमने गुप्ता पीरियड के अलावा कोई मेजर टेम्पल्स की बात करी ही नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअली में बड़े बड़े टेम्पल्स बनेंगे वो इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखेंगे साउथ इंडिया में बनने शुरू होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर था, लेकिन लार्जली अब किस चीज का इन्फ्लुएंस हो चुका है, ब्राह्मणिकल कल्चर का इन्फ्लुएंस हो गया है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ब्राह्मणिकल रिलीजन के इन्फ्लुएंस की वजह से हम देखते हैं शिव भगवान और विष्णु भगवान के स्टोन के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बनने लगते हैं अंडर पल्लव्स एंड चालुक्यास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगर एक फटाफट से कंपैरिजन बनाए फर्स्ट फेज का और सेकंड फेज का। फर्स्ट फेज में हमारे पास कौन सी पावर्स हैं, सातवाहनास डेक्कन में, चोलास, चेरास और पांड्यास डीप साउथ के अंदर। सेकेंड फेज में हमारे पास कौन सी पावर्स हैं, पल्लवास है, चालुक्यास हैं और उसके अलावा पांड्यास जो हैं उनका री इमर्जेंस हो रहा है आफ्टर दी कालाभ्रा इंटररेगनम। इसके अलावा फर्स्ट फेज के अंदर इकोनॉमी जो है वो ट्रेड पे ज्यादा रिलाय कर रही है, जबकि सेकंड फेज के अंदर हम देखते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस है और उसी के साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं ब्राह्मण्स को, जिससे कि एग्रीकल्चर और एक्सपैंड किया जा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट फेज जो है उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस है उसके अंदर रिलीजन के अंदर लोकल डेटीज का इन्फ्लुएंस है, रिलीजन के अंदर लोकल डेटीज का इन्फ्लुएंस है और उसके अलावा कुछ हद तक हमारे पास जैनिज्म है और बुद्धिज्म है। ब्राह्मणिकल कल्चर शुरू तो हुआ है लेकिन उसकी शुरुआत वो अपनी शुरुआती स्टेज में है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। जबकि सेकंड फेज में अगर हम आएंगे तो रिलीजन के बेसिस पर हम देखें तो हमारे पास हैवी ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है, हैवी ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस है इस टाइम पीरियड के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत भारी मात्रा में हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ आते आते कॉइन्स जो हैं वो काफी हद तक डिक्लाइन हो जाएंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में टेम्पल्स हैं नहीं, बिल्कुल भी टेम्पल्स नहीं है फर्स्ट फेज के अंदर, लेकिन सेकंड फेज के अंदर हम देखते हैं कि स्पेशली पल्लव्स और चालुक्यास के अंदर भारी मात्रा में स्टोन टेम्पल्स बनेंगे। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया डीप साउथ में बिटवीन द फर्स्ट फेज एंड द सेकेंड फेज। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिस्टोरियंस ने इस सेकेंड फेज को क्या कुछ स्पेसिफिक टर्म्स दी हैं, इसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्म्स अकॉर्ड करी हैं, किस फीचर्स के साथ इसको कोरिलेट किया गया है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो नया फेज हमारे पास में आया है इसके अंदर द्रविडियन एलिमेंट जो है, जो पहले साउथ इंडिया को फर्स्ट फेज के अंदर डोमिनेट कर रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। इंस्टेड सेकेंड फेज में ऐसा माना जाता है कि आर्यनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन हो गई है डीप साउथ में। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो स्पेसिफिक डायलॉग है इसको आप आंसर्स में भी यूज कर सकते हैं आगे मेंस में। सेकेंड फेज मार्क्स द आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया वेर इन नाउ द द्रविडियन एलिमेंट्स गॉड्स लाइक मुरुगन, द संगम कल्चर एंड ऑल हैज डिक्लाइंड ऑल टुगेदर, रादर द ब्राह्मणिकल कल्चर हैज मेड स्ट्रॉन्ग रूट्स in Deccan and Deep South, and that is why we say the Aryanization or the Brahmanization of South India is complete from the 7th century AD onwards. यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आर्यनाइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन होने का कारण क्या कह रहे हैं, ये जो बहुत सारे लैंड ग्रांट्स हैं जो कि टैक्स फ्री हैं वो ब्राह्मण्स को दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रॉयल पेट्रनेज मिल रही है ब्राह्मणिकल कल्चर को, ब्राह्मण्स को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है और इस वजह से भारी मात्रा में ब्राह्मण्स यहाँ पर सेटल होंगे और ब्राह्मणिकल कल्चर फ्लरिश करने लग जाएगा। लैंग्वेज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज के अंदर हमारे पास में एक तो तमिल के अंदर संगम लिटरेचर बन रही है, उसके अलावा अगर हम सातवाहनास की बात करें तो सातवाहनास की ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत।
लेकिन सेकंड फेज में आते आते क्या हो रही है भाई, आर्यनाइजेशन हो रही है और ब्राह्मणाइजेशन हो रही है। इस वजह से संस्कृत जो है वो अब डेक्कन के रीजन में और डीप साउथ के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी, यानी कि ज्यादातर किताबें इस लैंग्वेज में लिखी जाएंगी और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में संस्कृत यूज होगी। तो हमारी टेबल में एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं भाई लैंग्वेज का। लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट फेज के अंदर हमारे पास क्या है, प्राकृत अंडर सातवाहनास and Tamil majorly used under Cholas, Cheras and Pandyas. Whereas students, when we come to the second phase, the Chalukyas, the Pallavas and even the Pandyas will now start patronizing the Sanskrit language, and the administration and apart from that the literature will majorly be composed in this particular language. तो ये टेबल जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी 3-4 स्लाइड्स हैं इसके अंदर हम वो डायनेस्टीज देख रहे हैं जो या तो गुप्तास से कंटेम्प्ररी हैं या फिर सेकेंड फेज जो है यानी कि चालुक्यास और पल्लव्स का जो उदय हो रहा है उससे कंटेम्प्ररी है। तो बेसिकली या तो हम वो डायनेस्टीज देख रहे हैं जो कि हमारे पास में 300 से 600 के बीच में थी और खत्म हो गई, या फिर हम वो डायनेस्टीज देख रहे हैं जो 600 ऑनवर्ड्स इनके कंटेम्प्ररी हैं। इसमें कुछ डायनेस्टी स्टूडेंट्स ऐसी होने वाली हैं जिनको चालुक्यास और पल्लव्स खत्म करेंगे, जो कि गुप्तास के कंटेम्प्ररी थी और उनके एरिया को कैप्चर कर लेंगे। कुछ डायनेस्टीज ऐसे होने वाली हैं जो गुप्तास के साथ कंटेम्प्ररी थी और चालुक्यास के टाइम पीरियड में और पल्लव्स के टाइम पीरियड में भी चल रही हैं, लेकिन इन एरियाज को जो है चालुक्यास और पल्लवास अपने फ्यूडेटरी बना लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन कुछ डायनेस्टीज का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आगे जाके जब हम चालुक्यास और पल्लव्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनके नाम आएंगे, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये डायनेस्टी कब आई। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास वाकटक्स हैं। वाकटक्स का डिस्कशन जो है हमने ऑलरेडी गुप्ताज में किया था। गुप्ता के कंटेम्प्ररी हमारे पास में महाराष्ट्र की तरफ एक डायनेस्टी बैठी थी, वाकटक डायनेस्टी। हमने देखा था कि भाई हमारे पास पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी कि 200 बीसी से 300 एडी के अंदर डेक्कन में कौन सी पावर बैठी है, सातवाहानास बैठे हैं। सातवाहानास जो हैं वो गुप्ता पीरियड तक आते आते टूट जाते हैं। गुप्ता पीरियड कब शुरू होगा, 300 एडी में शुरू होगा। 300 एडी में हम देखते हैं कि सातवाहानास टूट चुके हैं, और सातवाहानास टूटने के बाद में दो लाइंस में टूट जाते हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास जो पावर आएगी, महाराष्ट्र के अंदर जो पावर आएगी उनको हम कहते हैं वाकटक, और हमारे पास आंध्र प्रदेश में जो पावर आएगी उनको हम कहते हैं इक्ष्वाकु। ये डिस्कशन स्टूडेंट्स हमने पुराने लेसन्स के अंदर भी किए हैं, इसका सिर्फ हम रिपीटिशन कर रहे हैं। तो सातवाहानास जो हैं वो जब टूटेंगे तो उनके एरिया के अंदर दो मेजर पावर आ रही है, वाकटक और इक्ष्वाकु। वाकटक की अगर हम बात करें तो वाकटक गुप्तास के कंटेम्प्ररी थे, और हमने देखा था चंद्रगुप्त टू ने अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता की शादी एक वाकटक प्रिंस से कराई थी। वाकटक्स की स्टूडेंट्स हमने बात करी थी, विदर्भ रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहां पर वाकटक डायनेस्टी बैठी थी। सबसे फेमस किंग जो है स्टूडेंट्स वाकटक डायनेस्टी के, उनका नाम है प्रवरसेन वन, और इन्होंने सम्राट का टाइटल लिया था। वाकटक्स जो है स्टूडेंट्स वो शैवाइट्स थे, लेकिन जब प्रभावती गुप्ता की वाकटक एम्पायर में शादी हो जाती है तो हम देखते हैं हमें बहुत सारे विष्णु भगवान के सिंबल्स और विष्णु भगवान से रिलेटेड रिलीजियस प्लेसेस देखने को मिलती है, और इससे पता चलता है कि प्रभावती गुप्ता बड़े एम्पायर से आई थी और उनका अपने ससुराल के अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं वाकटक्स जो थे ये वैदिक सैक्रिफाइसेस भी किया करते थे और लैंड ग्रांट्स इश्यू करते थे ब्राह्मण्स को। तो कहीं ना कहीं इनसे पहले जो इनकी सक्सेसिव प्रीडिसेसर डायनेस्टी थी सातवाहानास, वो भी ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देते थे, और हम देखते हैं जब वाकटक पावर में आते हैं तो ये भी ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं। इसी के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं वाकटक्स के अलावा हमारे पास में, इससे पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं। वाकटक्स के अलावा एक तरफ महाराष्ट्र की तरफ वाकटक आ गए सातवाहनास के ऊपर, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की तरफ हम देखें तो हमारे पास इक्ष्वाकुस आते हैं, और इक्ष्वाकुस को फॉलो करेगी नेक्स्ट डायनेस्टी जिन्हें हम कहते हैं विष्णु कुंडिन। तो सातवाहनास सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकुस,
इन द एरिया ऑफ आंध्रा रीजन। आंध्रा रीजन के अंदर ये जो है आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं टिकने वाले हैं। इक्ष्वाकुस जो है मात्र 1 सेंचुरी के लिए टिकेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं एक बार को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि कभी कोई रूलर आया कभी कोई रूलर आया, कोई प्रॉपर डायनेस्टी नहीं आएगी। लेकिन मिड 5th सेंचुरी तक यानी 450 एडी आते आते हम देखते हैं कौन पावर में आएंगे, विष्णु कुंडिन्स पावर में आएंगे, जो भी गुप्तास के कंटेम्पररी हैं। तो वाकाटक तो लंबे टाइम चल गए, लेकिन इक्ष्वाकुस बहुत छोटे से टाइम के लिए चले हैं, मात्र 1 सेंचुरी के लिए टिके। थोड़े टाइम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, लेकिन विष्णु कुंडिन्स के आने से 450 के बाद में फिर से हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई। विष्णु कुंडिन्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके फाउंडर का नाम है माधवर्मन वन। ये जो है ये भी अपने आप को ब्राह्मणिकल कल्चर का फॉलोवर बताते थे और इनके लिए माना जाता है कि इन्होंने अश्वमेध का सैक्रिफाइस भी किया था। माधवर्मन के बाद दूसरे जो बड़े रूलर आए हैं वो हैं इनके सक्सेसर माधवर्मन टू। विष्णु कुंडिन्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये 7th सेंचुरी तक आंध्रा के रीजन में टिके रहेंगे, यानी 600 तक हम देख रहे हैं। 600 के फर्स्ट क्वार्टर तक, फर्स्ट क्वार्टर माने 625 तक जो है ये लोग टिके रहेंगे। कहाँ पे? आंध्रा के रीजन में। और फिर हम देखते हैं चालुक्याज आके इनका एम्पायर कैप्चर कर लेंगे। तो अभी 1-2 स्लाइड्स पहले ही मैंने आपको बताया था कि चालुक्याज जो हैं वो गुप्ताज के टाइम पे जो कुछ डायनेस्टीज रही थी उनके एरियाज को कैप्चर करके अपना फैलाव बढ़ाएंगे। चालुक्याज एक्चुअली कहाँ बैठे हैं? बादामी कहाँ है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में बैठे थे। कर्नाटका से मैंने आपको एक जगह तो बता दी, कौन सा एरिया हो गया? आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया जहां पर ये फैल गए। उसके अलावा वाकटक्स का जो किंगडम है स्टूडेंट्स, उसको भी ये कैप्चर कर लेंगे और उस एरिया में भी फैल जाएंगे, यानी महाराष्ट्र में भी फैल गए। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इन 3 एरियाज के अंदर हम देखते हैं चालुक्यास जो है वो पावर में आ जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एक और डायनेस्टी की बात करी थी जो गुप्तास के कंटेम्पररी थी और कर्नाटका में बैठी थी। इसका डिस्कशन हम गुप्तास में भी कर चुके हैं, यहाँ भी एक बार वापस से कर लेते हैं। तो ये जो पावर थी स्टूडेंट्स जो कि गुप्तास के कंटेम्पररी थी और कर्नाटका में बैठी थी, इनका नाम था कादम्ब। कादम्ब डायनेस्टी जो है इसके सबसे फेमस रूलर जो है उनका नाम है मयूर शर्मन। मयूर शर्मन की अगर हम बात करें तो इनके लिए माना जाता है कि इन्होंने पल्लव्स ऑफ कांची के साथ में लड़ाई करी है और एक बार के लिए उनको हरा भी दिया था। इसके अलावा कादम्ब की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो कादम्ब के लिए कहा जाता है कि ये भी, इनके तो नाम के पीछे ही शर्मन है। शर्मा इज अ काइंड ऑफ a surname that is again used for the Brahmins। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कादम्ब हैं ये भी ब्राह्मणिकल कल्चर के फॉलोअर्स थे और इनके लिए हम देखते हैं ये भी अश्वमेध यानी कि हॉर्स सैक्रिफाइसेस हैं वो उनको कंडक्ट करवाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी कि जब मयूर शर्मन पावर में आते हैं तब हम देखते हैं ये अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए इस पर्टिकुलर सैक्रिफाइस को करवाते हैं सो दैट इनको रूल करने का राइट मिल जाए। तो हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स लेटर वैदिक पीरियड से लेजिटिमेसी के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ये अपने आप को ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय डिक्लेयर कर देते हैं और बोलते हैं मैं अब राजा हूं, मैं अब रूल करूंगा। कादम्ब का जो एरिया है स्टूडेंट्स, इस पे भी हम देखते हैं ग्रेजुअली इस एरिया को कैप्चर कौन कर लेंगे? चालुक्यास कर लेंगे। चालुक्यास ऑलरेडी कर्नाटका में बैठे हैं और जब ये अपनी हाइट्स पे आएंगे, अपनी ज्यादा पावर में आएंगे, तो ये कादम्ब का जो एरिया है उसको भी कैप्चर कर लेंगे। तो हमने किस किस का एरिया कैप्चर कर लिया? हमने वाकटक्स का एरिया कैप्चर कर लिया। वाकटक के अलावा हमने किसका एरिया कैप्चर कर लिया? कादम्ब का एरिया कैप्चर कर लिया। और कादम्ब के अलावा हमने विष्णु कुंडिन्स जो हैं, विष्णु कुंडिन्स जो हैं उनको खत्म कर दिया और उसकी जगह हम आ गए उनके पावर में, उनका एरिया भी हमने कैप्चर कर लिया। अगर हम स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में फैलाव है चालुक्याज ऑफ बादामी का। चालुक्याज ऑफ बादामी के नाम से ही हमेशा याद रखिएगा क्योंकि बादामी जो है इनकी कैपिटल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एक और डायनेस्टी बैठी है जिसका उदय 5th सेंचुरी के अंदर होता है, यानी कि ये भी गुप्तास के कंटेम्पररी थे। इनकी अगर हम बात करें तो इस डायनेस्टी को हम कहते हैं वेस्टर्न गंगाज ऑफ मैसूर। मैसूर कहाँ है स्टूडेंट्स? मैसूर भी कर्नाटका में है।
तो ये चालू कब हो रहे हैं? चालू तो ये गुप्ता पीरियड में हो रहे हैं, लेकिन ये जो 600-700 एडी आएगी तब तक बैठे रहेंगे, यानी कि ये पल्लव्स और चालुक्यास के कंटेम्प्ररी रहेंगे। वेस्टर्न गंगास की अगर हम बात करें, मैसूर इनकी कैपिटल थी और उसके अलावा कर्नाटका में ये बैठे थे। ये जो डायनेस्टी है स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें तो इनको भी फोर्सफुली चालुक्याज ने अपना फ्यूडेट्री बना लिया था। फ्यूडेट्री का मतलब क्या होता है कि चालुक्याज की सोवरेनिटी, चालुक्याज को अपना ओवरऑल रूलर इन्होंने मान लिया है। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी अपनी चल रही है, लेकिन ये एनुअल ट्रिब्यूट दे रहे हैं चालुक्याज को। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स दोबारा अपनी उस स्लाइड पे चलते हैं। हमने किस किस को कैप्चर कर लिया? वाकटक्स को, विष्णुकुंडिन को, कादम्ब को और वेस्टर्न गंगास जो हैं उनको अपना फ्यूडेटरी बना लिया है। और इसके तहत हमने मेजरली फिर से वही एरिया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उसके अलावा महाराष्ट्र, ये जो 3 स्टेट्स हैं इसका मेजर एरिया कैप्चर करके बैठे हैं कौन? चालुक्याज ऑफ बादामी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब चालुक्यास ऑफ बादामी जो है, इसके अंदर कौन से रूलर्स पॉपुलर थे, किसने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया, फर्दर इसका डिस्कशन करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चालुक्यास ऑफ बादामी जो हैं इनकी पावर सबसे ज्यादा ग्रो होती है अंडर पुलकेशिन वन। इसको इनका इंडिपेंडेंट फाउंडर माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी एक्चुअल पावर 7th सेंचुरी में आएगी। टेक्निकली मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी एडी जो है उस टाइम तक आते आते हम देखते हैं पुलकेशिन वन जो है वो बादामी, जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर पड़ता है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनवाते हैं और अश्वमेध सैक्रिफाइस जो है उसको कंडक्ट करते हैं और अपने आप को चालुक्याज ऑफ बादामी का नया इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इनके जो सक्सेसर्स आगे आएंगे वो कादम्ब जो हैं कर्नाटका में बैठे हैं उनको खत्म कर देंगे और उनका जो एरिया है उसको कैप्चर कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पुलकेशिन वन के बाद जो उनके एक बड़े फेमस सक्सेसर आते हैं उनका नाम है पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के 2 एनिमीज थे हमारे पास। एक तो है शशांक ऑफ गौड़, गौड़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा जो हमारे दूसरे इनके एनिमी है वो है पुलकेशिन टू। नर्मदा नदी इन दोनों के एम्पायर की बाउंड्री थी और हर्षवर्धन ने इनकी एम्पायर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी, पर हमने देखा कि इन्होंने हर्षवर्धन को जो है हरा दिया, उनकी आर्मीज को हरा दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इनकी जो इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन टू की, नॉट हर्षवर्धन, पुलकेशिन टू की जो इंस्क्रिप्शन है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ऐहोल इंस्क्रिप्शन की भी स्टूडेंट्स हमने बात करी थी। ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है उसको किसने बनाया था? रवि कृति ने बनाया था। और रवि कृति ने इसमें क्या बोला है कि भाई हर्षवर्धन के चेहरे का हर्ष चला गया जब उन्होंने पुलकेशिन टू की आर्मी को, उनकी आर्मी को खत्म करते हुए देखा। रवि कृति ने इस इंस्क्रिप्शन के अंदर खुद को, जितनी तारीफ उन्होंने पुलकेशिन टू की करी है उतनी खुद की भी करी है, और यहाँ पर उन्होंने अपने आप को भास, जो कि एक बहुत बड़े प्ले राइटर रहे हैं, उनसे कंपेयर किया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो चालुक्यास ऑफ बादामी है वो आगे जाकर विष्णु कुंडिन्स वाला जो एरिया है उसको कैप्चर कर लेते हैं आंध्रा रीजन में। विष्णु कुंडिन्स कौन थे इसका डिस्कशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब इस एरिया को ये कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस एरिया को कैप्चर करने के बाद ये यहाँ पर एक नई लाइन बनाते हैं। बेसिकली पुलकेशिन टू इस एरिया को कैप्चर कर लेंगे और ये लाइन और ये वाला जो एरिया है ये अपने भाई को दे देंगे, और इनका भाई जो है यहाँ से सेकेंड चालुक्यास की ब्रांच को चलाएगा जिसे हम कहते हैं चालुक्यास ऑफ वेंगी या फिर ईस्टर्न चालुक्यास। जो इनके ब्रदर हैं स्टूडेंट्स उनका नाम है विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन जो है यहाँ पर क्या करेंगे? अपना खुद का किंगडम फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दूसरे चालुक्यास ऑफ वेंगी कहाँ से आ गए? हम देख रहे हैं पुलकेशिन टू जो है आंध्रा का जो रीजन है जिसमें विष्णु कुंडिन्स बैठे थे उस एरिया को कैप्चर कर लेंगे। उस एरिया को कैप्चर करने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक नई लाइन बनाएंगे जिसे हम कहते हैं चालुक्यास ऑफ वेंगी या फिर ईस्टर्न चालुक्यास। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई पल्लव्स क्या कर रहे हैं। हमारे पास जो दूसरी मेजर पावर है वो है पल्लव्स ऑफ कांची। कांची कहाँ पे है? कांची तमिलनाडु में है। तो पल्लव्स जो है वो इस एरिया के अंदर पावर में आ रहे हैं। पल्लव डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनका नाम है सिम्हा विष्णु।
ऐसा माना जाता है कि पल्लव्स ने कालाब्रास को खत्म किया था और इसमें इनकी मदद चालुक्यास ने भी करी है। तो कालाब्रास को डिफीट करने का जो श्रेय है वो पल्लव भी लेते हैं, चालुक्यास भी लेते हैं और पांड्यास भी लेते हैं। ये तीनों कहते हैं कि हमने कालाब्रास को खत्म किया है। सिम्हा विष्णु जो है स्टूडेंट्स, उन्होंने काफी सारे टाइटल्स लिए थे। तो हमारे पास प्रीलिम्स में क्या होता है, सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ये टाइटल किसने लिया था। इसमें से एक जो इनका टाइटल है उसका नाम है अवनी सिम्हा, यानी कि लायन ऑफ द अर्थ। उसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने एक और टाइटल लिया है सिम्हा विष्णु पोत्तरयन। तो ये दो हमारे पास टाइटल्स हैं जो कि सिम्हा विष्णु से एसोसिएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे जाके पल्लव्स जो हैं एक टेम्पल बनवाएंगे महाबलीपुरम करके। महाबलीपुरम टेम्पल के अंदर हम देखते हैं कि सिम्हा विष्णु जो है उनका हमें एक स्कल्पचर देखने को मिलता है अपनी दो क्वींस के साथ। और ये जो स्कल्पचर है ये हमें एक केव टेम्पल में मिलता है। महाबलीपुरम के अंदर बहुत सारे केव टेम्पल्स हैं बेसिकली। अभी हम आगे महाबलीपुरम के टेम्पल्स का डिस्कशन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमें एक स्कल्पचर मिलता है किसका, सिम्हा विष्णु का अपनी दो क्वींस के साथ। जिस केव टेम्पल में इनका स्कल्पचर मिलता है उस केव को हम कहते हैं आदि वराह मंडप, यानी कि विष्णु भगवान की केव थी वो, विष्णु भगवान का केव टेम्पल है और इसके अंदर हमें सिम्हा विष्णु और उनकी दो क्वींस का स्कल्पचर मिलता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिम्हा विष्णु के बाद में कौन से दो मेजर रूलर्स आए। सिम्हा विष्णु के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में दो मेजर रूलर्स हैं, महेंद्र वर्मन वन और दूसरे हैं नरसिम्हा वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन की अगर हम बात करें तो इनके साथ जो कल्चरल एस्पेक्ट्स एसोसिएटेड हैं उसमें पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही स्किल्ड वीणा प्लेयर थे। सिम्हा विष्णु की तरह ही महेंद्र वर्मन वन ने भी स्टूडेंट्स काफी सारे टाइटल्स लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना जरूरी है। इसमें एक टाइटल इन्होंने लिया है मत्त विलास, यानी कि अडिक्टेड टू प्लेजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स इन्होंने लिया है चित्रकार पुली, टाइगर अमंग दी पेंटर्स। उसके अलावा इन्होंने लिया है ललित अंकुरा, यानी कि चार्मिंग ऑफस्प्रिंग। उसके अलावा इन्होंने टाइटल लिया है गुण भरा, यानी कि वो इंसान जो वर्चुअस है। उसके अलावा इन्होंने टाइटल लिया है चैत्यकारी, यानी कि जो टेम्पल्स बनवाता है। और इनका जो सबसे फेमस टाइटल है उसका नाम है विचित्र चित्त, जिसे हम कहते हैं क्यूरियस माइंडेड। स्टूडेंट्स महेंद्र वर्मन की अगर हम बात करें तो इनकी रेन में जो है पुलकेशन टू जो है वो कांची के ऊपर अटैक करते हैं। तो महेंद्र वर्मन किसके कंटेम्प्ररी हैं, पुलकेशन टू के कंटेम्प्ररी हैं। इनकी रेन में हम देखते हैं कि पुलकेशन टू जो हैं वो पल्लवास की कांची जो कैपिटल है उसके ऊपर अटैक करते हैं और महेंद्र वर्मन को हरा देते हैं। इसीलिए अब जो इनके नेक्स्ट सक्सेसर आएंगे नरसिम्हा वर्मन वन, वो क्या प्रतिज्ञा लेकर आएंगे कि मैं पुलकेशन टू को हराऊंगा। पुलकेशन टू जो है उनको नरसिम्हा वर्मन वन जो है मार देंगे। ठीक है, ही इज गोइंग टू किल पुलकेशन टू ऑल टुगेदर। नरसिम्हा वर्मन वन ने भी स्टूडेंट्स एक टाइटल लिया था विच इज मम्मला, जिसका मतलब होता है ग्रेट वॉरियर। इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलकेशन टू को ये मार देंगे क्योंकि इनके फादर को इन्होंने हराया था। और इनकी जो कैपिटल है वातापी, बेसिकली स्टूडेंट्स बादामी का सेकंड नेम है वातापी, इसको एक बार के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे पुलकेशन टू को हराने में और इनकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद ये टाइटल लेते हैं वातापी कोंड का, यानी कि कॉन्करर ऑफ वातापी। ये टाइटल क्यों ले रहे हैं, ये अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो पल्लव्स हैं इनकी पावर जो है मिड 8th सेंचुरी आते आते वीक हो जाएगी, क्योंकि यहां पर चालुक्यस ने स्टूडेंट्स बेसिकली क्या किया था, चालुक्यस जो हैं वो 8th सेंचुरी के अंदर, यानी आप 700 से 800 के बीच में देखेंगे, चालुक्यस का एक रूलर था जिसका नाम था विक्रम आदित्य द थर्ड। विक्रमादित्य थर्ड जो था उसने क्या किया, दोबारा से पल्लव से दुश्मनी पाली। हमने देख लिया यहाँ पे कि एक तरफ पहले पुलकेशन टू अटैक करते हैं, महेंद्र वर्मन को हराते हैं और बदला कौन लेता है, नरसिम्हा वर्मन। फिर उसके बाद 700 से 800 वाली जो सेंचुरी आती है उसमें चालुक्यास जो है वो फिर से पल्लव्स पे अटैक करने लगते हैं। और विक्रमादित्य थ्री जो कि एक चालुक्यन रूलर थे, उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने कांची पर 3 बार अटैक किया, कांची को 3 बार उन्होंने इन्वेड किया था।
एज अ रिजल्ट क्या होता है, पल्लव्स की जो पावर होती है वो मिड 8th सेंचुरी आते आते बहुत ही कंसिडरेबली डिक्लाइन हो जाती है। उसके बावजूद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये 10th सेंचुरी एडी तक टिके रहेंगे। तो हमारे पास में 750 से इनकी पावर डिक्लाइन होने लगी है, लेकिन टिके कब तक रहेंगे, ये 900 के अर्ली ईयर्स तक ये टिके रहेंगे। और इनको फाइनली कौन खत्म करेगा, इनको फाइनली खत्म करेंगे इंपीरियल चोलास के रूलर आदित्य चोल। इंपीरियल चोलास कौन हुए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि चोलास, चेरास और पांड्यास में से पांड्यास का रिवाइवल तो अभी हो गया है, लेकिन चोलास और चेरास जो हैं वो हमारे 900 से 1000 के बीच में फिर से रिवाइव होंगे। और इसके अंदर हम देखते हैं कि आदित्य चोल जो हैं वो एक चोल डायनेस्टी के रूलर हैं, जो फाइनली पल्लवास के लास्ट रूलर अपराजिता को डिफीट करेंगे, अपराजिता को पराजित कर देंगे, और फिर उसके बाद फाइनली पल्लव डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। अगर हम चालुक्य डायनेस्टी की बात करें कि भाई ये कैसे खत्म हुई थी, तो चालुक्य डायनेस्टी जो है स्टूडेंट्स, ये भी मिडिल ऑफ 8th सेंचुरी तक आते आते खत्म हो गई थी। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 750 एडी तक हम देखते हैं चालुक्यास भी खत्म हो जाएंगे। चालुक्यास के खत्म होने का कारण क्या है, चालुक्यास के खुद के फ्यूडेटरीज से, चालुक्यास के खुद के फ्यूडेटरीज थे राष्ट्रकूट, इनकी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी और ये चालुक्यास को कैप्चर कर लेंगे, उनके एरिया को कैप्चर कर लेंगे और उनको खत्म कर देंगे। तो पल्लवास की पावर को वीक किसने किया, चालुक्यास ने किया, लेकिन खत्म कौन करेंगे, चोल। चालुक्यास जो है उनकी अगर हम बात करें, इनको कौन खत्म करने वाला है, इनको इनके खुद के फ्यूडेटरीज राष्ट्रकूट मिडिल ऑफ द 8th सेंचुरी तक खत्म कर देंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि भाई पल्लव चालुक्यास, इनके अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी, इनके अंदर सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने देखा कि पल्लव्स और चालुक्यास के अंडर क्या हो रहा है, आर्यनाइजेशन हो रही है साउथ इंडिया की, क्योंकि ये लोग भर भर के क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दे रहे हैं। इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये लोग बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाएंगे। तो यहाँ पर आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया इज कंप्लीट अंडर पल्लव्स एंड चालुक्यास. As a result, you will see that these people, specifically the Pallavas, used to make a lot of religious structures which were dedicated to Hindu deities. This simply means, students, that they are creating a lot of temples, and these temples are constructed out of stone. Here, students, will be important to note that the temples that the Pallavas are creating are not only meant for religious functions, rather these temples are also helpful in performing secular functions. तो हमारे यहाँ पे जो temples हैं वो मल्टीपर्पज मॉल की तरह हुआ करते थे, जिनके अंदर आप देखेंगे आप भगवान से भी मिलकर आ सकते हैं, भगवान के अलावा सोशल गैदरिंग्स भी हो रही हैं, आसपास में क्या चल रहा है इस तरह के डिस्कशन भी होते रहते थे। उसके अलावा आप देखेंगे मार्केट्स भी लगते थे फेस्टिवल्स के टाइम पे, और उसके अलावा टेम्पल्स जो हैं वो रिलीजन के अलावा सेकुलर फंक्शन भी परफॉर्म करने लगे थे, जैसे कि टेम्पल्स के साथ में अटैच होती थी लाइब्रेरीज, जो आगे जाके लर्निंग सेंटर्स बन जाती हैं। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम टेम्पल्स के साथ अटैच करके रख रहे हैं, इनको हम कहते थे या तो घटिका या फिर मठ। इसके ऊपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि घटिका क्या होते हैं। पल्लव्स के अंडर टेम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पॉपुलर टेम्पल्स जो इन्होंने बनवाए हैं वो है महाबलीपुरम के केव टेम्पल्स। महाबलीपुरम के अंदर केव टेम्पल्स बनवाए हैं स्टूडेंट्स इन्होंने। इसके अलावा एक टेम्पल जो इनके अंडर पॉपुलर था वो है शोर टेम्पल, और उसके अलावा इन्होंने कांची के अंदर बनवाया है कैलाशनाथ टेम्पल। ये जो टेम्पल्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अभी इनके सिर्फ नाम याद रख लीजिए, जब हम आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर करेंगे तो हम डायनेस्टी वाइज सारे मेन टेम्पल्स का डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे पल्लव्स के अंडर कौन से टेम्पल्स बने हैं, महाबलीपुरम, शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। अभी के लिए जो हमें मेजरली याद रखना है वो ये है कि ये जो टेम्पल्स हैं ये सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि सेक्युलर फंक्शंस भी परफॉर्म करते थे, जैसे कि स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन वाया घटिकाज एंड मठ। प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि पल्लव्स और चालुक्यास के टाइम पीरियड में साउथ इंडिया के अंदर एक और मेजर रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आता है, जिसे हम कहते हैं भक्ति मूवमेंट। स्टूडेंट्स, भक्ति एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे रिलीजियस लैंडस्केप में पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड के आसपास से ही फ्लोट कर रहा है। भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास वैष्णविज्म वैष्णविज्म का या फिर जो भागवतिज्म का कल्ट है,
वैष्णविज्म या फिर जो भागवत कल्ट है, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड से पॉपुलर हो जाता है और गुप्ता पीरियड तक आते आते प्रॉपरली बन जाता है। मोर ओवर महाभारत एपिक का जो कंपाइलेशन होता है महाभारत का, उसके अंदर हमारे पास एक किताब है जो हमारे हिंदूज की होली बुक मानी जाती है, जिसे कहते हैं गीता। और गीता जो है वो भक्ति के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। तो यहाँ पे भक्ति एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास पहले से पॉपुलर है, लेकिन भक्ति मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया में स्टार्ट होगा 7th-8th सेंचुरी में, अंडर द पेट्रनेज ऑफ पल्लव्स एंड चालुक्यास। नॉट रियली पेट्रनेज, बट यू कैन सी कि भक्ति मूवमेंट इस टाइम पीरियड के अंदर फ्लरिश कर रहा है। ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, ये सोशल रिफॉर्म की बात करता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करी गई है और रिचुअल्स के अगेंस्ट बात करी गई है। इंस्टेड एक भक्त में और उसके भगवान के बीच में भक्ति की लैंग्वेज, लव और डिवोशन की लैंग्वेज की बात करी गई है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये जो भक्ति कल्ट है, एक तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को ओवरशैडो कर देगा और इसकी वजह से हमारे पास ब्राह्मणिकल कल्चर की क्लाइंटेल बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो भक्ति सेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये अपर कास्ट के नहीं है, अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं, हाई और लो दोनों। भक्ति सेंट्स जो है अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास राजा हैं जो कि भक्ति सेंट है, जिन्हें हम कहते हैं अरसर। ब्राह्मण हैं जो कि भक्ति सेंट है। उसके अलावा ट्रेडर्स हैं जो कि भक्ति सेंट्स है, जिन्हें हम कहते हैं वनीगर्स। उसके अलावा एग्रीकल्चरलिस्ट, वेलालास जो कि लार्ज लैंड ओनर्स होते थे, वो भी भक्ति सेंट बनते हैं। पॉटर्स जिनको हम कह रहे हैं कुयवर्स, ये भी भक्ति सेंट्स है। और हंटर्स जिन्हें हम कह रहे हैं वेंदर्स, जो कि लो क्लास से आते हैं, ये भी भक्ति सेंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, भक्ति मूवमेंट का बेस क्या है, कास्ट को रिजेक्ट करना, कास्ट रिजेक्शन कर रहे हैं, ये सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और रिचुअल्स के अगेंस्ट ये लोग बात करते हैं। इंस्टेड ये क्या कहते हैं, भगवान और भक्त के बीच की लैंग्वेज लव और डिवोशन की होनी चाहिए, वन पर्सनल गॉड होना चाहिए। इसी के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में जो है दो भक्ति ग्रुप्स आते हैं मेजरली। एक का नाम है अलवर और दूसरे का नाम है नयनर। अलवर और नयनर। अलवर जो हैं वो विष्णु भगवान की भक्ति के तहत बहुत सारे विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं और उसके तहत लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। नयनर्स की अगर हम बात करें तो ये शिव भगवान की भक्ति करते हैं और उसके तहत लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इन एम्पायर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के कई नाम होते थे, जैसे कि विषय, आहार, राष्ट्र एटसेट्रा। विषय और राष्ट्र प्रोविंस के लिए यूज होता था, आहार जो है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज होता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे पल्लव किंगडम के अंदर नाडु एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काफी पॉपुलर हो जाती है। ये शब्द जो नाडु है स्टूडेंट्स, ये आगे चोल एम्पायर के अंदर भी यूज होगा। चोलास के अंडर भी हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स को डिनोट करने के लिए जो टर्म यूज होती थी उसे हम नाडु कहते थे। नाडु जो है बेसिक पॉलिटिकल यूनिट बनती है स्टूडेंट्स पल्लव्स के अंडर, और जैसा कि मैंने आपको बताया आगे चोलास के अंडर बनेगी। ये जो शब्द नाडु है स्टूडेंट्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए भी यूज होता था, बट एट द सेम टाइम नाडु ऑल्सो मेंट एन एरेबल लैंड। एरेबल का मतलब वो लैंड जिसको कल्टिवेट किया जा सके। नाडु के कॉन्ट्रास्ट में उसके ऑपोजिट जो टर्म होती थी उसे हम कहते थे काडू, और इसका मतलब होता है नॉन कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ट्रेड के अंदर क्या चल रहा है। ट्रेड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन कंपैरिजन टू संगम पीरियड ट्रेड इतनी ज्यादा फ्लरिश तो नहीं कर रही, पर इतनी ज्यादा फ्लरिश तो नहीं कर रही, लेकिन ट्रेड है, ट्रेड चल रही है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई एक्सटर्नल ट्रेड रोमन्स के साथ ट्रेड चल रही है एक्सेट्रा, इतना ज्यादा तो नहीं है, बट हाँ इंटरनल ट्रेड डेफिनेटली चल रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में जो ट्रेडर्स हैं वो अपने प्रोफेशन के बेसिस पे गिल्ड लाइंस के अंदर टूट जाते हैं। गिल्ड क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स और प्रोफेशनल्स बेस्ड ऑन आइदर देयर कास्ट, क्राफ्ट और प्रोफेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कई ऐसे मर्चेंट्स हैं जो अपने आप को गिल्ड लाइंस के ऊपर एसोसिएट कर लेते हैं, और कुछ फेमस गिल्ड्स के नाम हमें इस टाइम पीरियड से मिलते हैं, जैसे कि नाना देसीज, मणिग्रामम एंड 500 ऑफ अव्योल। और ये जो अयवोल है स्टूडेंट्स, ये टर्म आईहोल के लिए यूज करी जाती है। एंड आईहोल वाज व्हाट, आईहोल इज अ एरिया दैट वाज अंडर द चालुक्यास। तो हमारे पास 3 ट्रेडिंग एसोसिएशंस के नाम हैं। यहाँ पे क्वेश्चन
क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है? विथ रिस्पेक्ट टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड व्हाट इज मणिग्रामम? मणिग्रामम क्या है? तो मणिग्रामम आप बताएंगे ट्रेडिंग एसोसिएशन है मर्चेंट्स की। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास कुछ टेरिटोरियल असेंबलीज भी हैं। टेरिटोरियल असेंबलीज में हमारे पास है उर, सभा और नगरम। उर क्या है स्टूडेंट्स? उर एक नॉन ब्राह्मणिकल विलेज असेंबली होती थी। इसके अंदर आप देखेंगे हमें सारी कास्ट और क्लास के लोग मिलेंगे इस असेंबली के अंदर। जबकि अगर हम सभा की बात करें तो ये भी एक विलेज असेंबली है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स की असेंबली है। नगरम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नगरम जो असेंबली है उसके अंदर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स बैठते थे, जिसके अंदर हम देखते हैं मर्केंटाइल क्लास के जो इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता था, वो इसको प्रीडोमिनेट कर रहे थे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पल्लव पीरियड के अंदर जो सभा है, सभा क्या है? जिसमें एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण बैठते हैं। तो सभा जो है इसने एक स्पेसिफिक गवर्नेंस का सिस्टम निकाला था, जिसमें कमिटीज के थ्रू गवर्नेंस करते थे। इन कमिटीज को आगे जाके हम कहने लगते हैं वरियम सिस्टम। तो अभी तक स्टूडेंट्स लास्ट 2 से 3 स्लाइड्स में हमने बहुत सारे टर्म्स एंड मीनिंग्स पढ़े हैं। टर्म्स और मीनिंग्स बहुत ही क्लासिक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलरेडी हमने देखा है कि घटिकास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके तहत आप एक तो ट्रेडिंग एसोसिएशन के नाना देसी क्या होते हैं, मणिग्रामम क्या होता है, 500 ऑफ अयवोल क्या है, ये सब चीजें याद रखनी है। उर क्या होती है, सभा क्या होता है, नगरम क्या होता है, ये सब विलेज असेंबलीज हैं, तो इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। वरियम सिस्टम क्या होता है, किससे एसोसिएटेड है, सभा से एसोसिएटेड है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये क्लासिक आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो वरियम सिस्टम है या जो सभा है, इसकी प्रेजेंस हमें बताती है कि ब्राह्मण सेटलमेंट्स के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मदेय, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मदेय विलेजेस, जो कि स्पेसिफिकली किनको दिए जाते थे? ब्राह्मणों को दिए जाते थे। अगर हम टेम्पल को कोई लैंड दे रहे हैं तो उस ग्रांट को हम क्या बोलेंगे? देवदान लैंड ग्रांट। जो देव के लिए लैंड दी जाए वो है देवदान, जो ब्राह्मण को दी जाए वो है ब्रह्मदेय। इनके डिस्कशन हमने पहले गुप्ता पीरियड में भी किए हैं, ब्रह्मदेय और अग्रहार लैंड ग्रांट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन ब्रह्मदेय सेटलमेंट्स के अंदर सभा का जो सिस्टम है, वरियम सिस्टम जो है, इससे हमें पता चलता है कि इन विलेजेस के अंदर सेल्फ गवर्नेंस चल रही है, राजा यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करते थे। तो ये अपने आप में सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स हैं ऑल टुगेदर, और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, जिससे हमें दिखाया जाता है कि इन विलेजेस के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन थी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी फॉरवर्ड करने का हक इनके पास खुद था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने हर्षवर्धन और इनके पड़ोसी जो एम्पायर चल रहे हैं, पल्लव्स और चालुक्यास, बेसिकली हमने 600 से 700 में नॉर्थ इंडिया में कौन डोमिनेट कर रहा है? हर्षवर्धन। और इसी टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि साउथ इंडिया में कौन सी दो नई पावर्स का उदय हो रहा है? पल्लव्स और चालुक्यास। इनका डिस्कशन कर लिया, इसके तहत इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख ली। एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा टेम्पल्स जो बहुत सारे बन रहे हैं पल्लव्स और चालुक्यास के अंडर, उनके बारे में बात करी। स्पेसिफिकली टेम्पल्स के नाम जो हैं हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि सेक्युलर फंक्शंस परफॉर्म ये कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन के तहत स्टूडेंट्स हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के नाम देख लिए, जैसे कि आहार, विषय, नाडु, इन सब का डिस्कशन कर लिया। और टेरिटोरियल विलेज असेंबलीज जो हैं उनके नाम देख लिए, जैसे कि उर, सभा और नगरम। गिल्ड्स के नाम जरूर याद रखना, मणिग्रामम क्या है, नाना देसी क्या है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा 600 से 700 के बीच में जो भी मेजर पावर्स थी उनका डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स ठीक से समझ में आ गए। Students, if you like studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me today.